गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर 11 को फिनिश किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 की, कल्चर एंड साइंस की। 6 की एसएसटी में हम 11 चैप्टर को बेटा ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ये 12 चैप्टर आपका है, तो इसमें कल्चर एंड साइंस को देखेंगे हम। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो देख लेते हैं इसको। इंट्रोडक्शन पार्ट को, इंडिया हैज ए रिच एंड वेरिड कल्चर एज सक्सेसिव रूलर्स एंड डायनेस्टीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ। बेटा इंडिया है जो भारत था, इसके पास थे तरह तरह के कल्चर, और जो इस समय के जो रूलर और डायनेस्टीज थी इनके कंट्रीब्यूशन थे। इंडिया के पास तरह तरह के कल्चर और रिच कल्चर थे, बहुत धनी कल्चर थे जो इसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, कौन कौन कंट्रीब्यूट किए इसके ग्रोथ में? इंडिया का जो कल्चर था इसको बनाने में जो ढेर सारे रूलर और डायनेस्टीज थी वो लोग इसमें क्या किए बेटा, कंट्रीब्यूट किए। आवर हेरिटेज आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेस मेड ए साइंस एंड मैथमेटिक्स। बेटा हमारी विरासत है, ये कंसिस्ट करती है प्रोग्रेस करने के लिए। किस चीज़ का प्रोग्रेस करने के लिए ये बेटा लीड करती है। जो हमारी विरासत है वो कंसिस्ट करती है, वो रखती है द प्रोग्रेस ऑफ मेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। बेटा साइंस और मैथमेटिक्स के प्रोग्रेस के लिए द इंडिया सेग अथर्वन is created for the discovery of fire crushing technology and its dissemination during ancient period। बेटा दो इंडिया के साधु थे, और ये बेटा साधु हो गए। साधु द इंडिया सेक का मतलब साधु होता है। अथर्वन इज क्रिएटेड है ना, इज क्रिएटेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर चोरिंग टेक्नोलॉजी। इट इज डिसमेसिनेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। बेटा हम लोग बात करते हैं अपने एंशिएंट पीरियड की, तो एंशिएंट पीरियड में जो ये साधु लोग थे, ये लोग इन्हीं को श्रेय देना चाहिए डिस्कवरी ऑफ फायर कोरिंग का। ठीक है, फायर कोरिंग का जो बेटा श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जो पुराने ज़माना के मतलब एंशिएंट पीरियड के जो साधु लोग थे उन्हीं को जाता है फायर क्वेरिंग का। ठीक है, फायर क्वेरिंग का जो काम था वो किसको जाता है श्रेय बेटा? हमारे साधुओं को जाता है। द होल होस्ट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट वैदिक, पोस्ट वैदिक एंड क्लासिकल पीरियड। जो बेटा साइंस के ढेर सारे साइंटिफिक लिटरेचर थे वो कब लिखे गए? वैदिक एज में, और पोस्ट वैदिक एज में, और क्लासिकल पीरियड में लिखे गए। साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम रिलीजियन एंड साइंस वाज इनएक्सट्रिकेबली। ठीक है, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है अलंघनीय का मतलब जिसको बेटा हम लोग जिस चीज़ का उल्लंघन ना कर सके ना। तो एंशिएंट टाइम में रिलीजियन और साइंस बेटा जो हमारे विज्ञान था और जो धर्म था हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे ना। उल्लंघनीय लिंग मतलब एक दूसरे से उल्लंघनीय मतलब क्या थे? एक दूसरे को मानते थे। ठीक है, साइंस और रिलीजियन वाले लोग साइंस को भी मानते थे, धर्म को भी मानते थे। एस्ट्रोनॉमी मेड ग्रेट स्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकॉज द प्लानट वर रिगार्डेड एज गॉड। बेटा जो एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान था वो बहुत महान हुआ करता था, क्योंकि इंडिया के लोग प्लानट मतलब ग्रह जो था उसको एक भगवान की तरह मानते थे। ठीक है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी बहुत ग्रेट मानी जाती थी। सो देयर मूवमेंट वर क्लोजली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो देयर मूवमेंट जो बेटा प्लानट का जो मूवमेंट था वो क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता था। देयर इज स्टडी became essential because of their relation to change, season and climate contribution।
बेटा जो इस चीज़ का अध्ययन बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि इसी के मूवमेंट के द्वारा क्या चेंज होता था, मौसम चेंज होता था ना, इसलिए इसको जो है पढ़ना लिखना ये ज़्यादा आवश्यक हो गया, इसेंशियल हो गया। एस्ट्रोनॉमी कंडीशन, द मोस्ट रिवाउंड स्कॉलर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी वर आर्यभट्ट एंड वारामिहिर। ठीक है बेटा, जो सबसे प्रसिद्ध स्कॉलर थे उस समय, सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमी के जो स्कॉलर थे वो कौन कौन थे? आर्यभट्ट थे और वारामिहिर थे। आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द पोजीशन ऑफ प्लानट, आर्यभट्ट ने प्लानट की पोजीशन को कैलकुलेट किया था। ही डिस्कवर्ड, अगले पेज पर चलते हैं बेटा, देख लीजिए। ही डिस्कवर्ड द काज ऑफ लूनर एंड सोलर एलिप्सेस, है ना। एलिप्सेस का मतलब क्या हो गया? इसने डिस्कवर किया था, किसके कारण को डिस्कवर किया था? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण को डिस्कवर किया था। आर्यभट्ट वर्क इज इंटेल्ड आर्यभट्टिया, ठीक है, आर्यभट्टिया, ठीक है। आर्यभट्ट को जो बेटा श्रेय जाता, हकदार था, वो किसका था? आर्यभट्टी का हकदार था, ठीक है बेटा। इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें तो क्या देखेंगे? पिछले पैरा में हम जो दोनों पैराग्राफ आपने पढ़ा तो ये देखा उस समय का कल्चर बहुत धनी कल्चर था और उस समय पे बेटा प्रोग्रेस हुआ, किसका हुआ? साइंस और मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस हुआ। एंशिएंट टाइम रिलीजियन में जो लोग धर्म को भी मानते थे और साइंस को भी मानते बेटा। एस्ट्रोनॉमी इसलिए ग्रेट हुई, एस्ट्रोनॉमी इसलिए ज़्यादा पढ़ी जाती थी क्योंकि जो मौसम था वो उनके मूवमेंट पे डिपेंड करता था, ठीक है। चलिए, लिखा है वारामिहिर रोट बृहद संहिता वारामिहिर के द्वारा लिखी गई। इन 6th सेंचुरी BCE में बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई बेटा? वारामिहिर के द्वारा लिखी गई। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द हैवली बॉडी। इस बुक में उन्होंने हैवी बॉडी जो थी उसके मूवमेंट के बारे में बताया था। एंड द मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना, और बेटा जो मौसम जो घटनाएं थी उसके बारे में उस बुक में लिखा गया था। ये भी लिखा गया था हैवी बॉडी जो होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, और मौसम के बारे में उस बुक में लिखा गया था। बेटा जो ये स्टैचू आप देख रहे हो ये किसकी है? आर्यभट्ट की स्टैचू है, ठीक है। नीचे देखते हैं द साइंस एंड ग्रामर एंड लैंग्विस्टिक्स, है ना। साइंस एंड ग्रामर्स एंड लैंग्विस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ द रिसाइट ऑफ द वैदिक प्रेयर्स विद द एग्जैक्ट प्रेसिकेशन, ठीक है, प्रिसाइजेशन का मतलब क्या हुआ गया बेटा? शुद्धता होता है ना। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। द साइंस एंड ग्रामर द साइंस ऑफ ग्रामर, ठीक है बेटा। जो व्याकरण था उसके पीछे का विज्ञान क्या था? एंड लैंग्विस्टिक्स मतलब क्या हो गया? भाषाई का मतलब भाषाएं जो थी उससे संबंधित जो ग्रामर हुआ करता था। लिखा है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड टू द रिसाइट टू द वैदिक प्रेयर। बेटा इसकी नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी ग्रामर्स की? हमें सुनना था और समझना था वैदिक प्रेयर, जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी उनको सुनने और समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? भाषाई ग्रामर की ज़रूरत पड़ी, है ना। इसके पीछे ना जो प्रेयर हुआ करता था उनका, इसको समझने और जानने के लिए हमें भाषाई ग्रामर की आवश्यकता पड़ी, है ना। शुद्धता से उनको सटीक समझने के लिए हमें भाषाई ग्रामर की आवश्यकता पड़ी, है ना। मतलब वैदिक प्रेयर को समझने और जानने के लिए हमें सटीक और शुद्धता रूपक जानने के लिए, शुद्ध रूप से जानने के लिए हमें भाषाई ग्रामर की आवश्यकता पड़ी। इनफैक्ट दरअसल दिस रिजल्टेड द फर्स्ट ओवर द ग्रामर बुक इन संस्कृत बाई पढ़ानी कॉल्ड अष्टधाई। बेटा जो पहली संस्कृत की ग्रामर की बुक थी वो पढ़ानी के द्वारा लिखी गई थी, जिसको बेटा अष्टधाई बोला जाता है। अष्टधाई बुक ग्रामर की संस्कृत की थी, उसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? पढ़ानी ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जिसको अष्टधाई बोलते हैं, ठीक है।
सॉरी बेटा, आवाज़ थोड़ा हमारी मोटी जा रही होगी आप लोगों को, फिर भी सुनने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय द 3rd century BCE मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड medicine began to develop and spread specialized field of study and research। बेटा क्या है, बाय द 3rd century BC मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, मेडिसिन बिगैन डेवलप, ये बेटा डेवलप, इसको डेवलप करने के लिए एज सेपरेट एज स्प्रेड, और इसको फैलाने के लिए स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। बेटा इसको फैलाने के लिए इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या हुए, शोध हुए, रिसर्च हुई है। और इसके शोध के लिए इन मैथमेटिक्स इंडियन मेड 3 सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। बेटा मैथमेटिक्स में इंडिया के 3 मेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हैं। द नोटेशन सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, एंड यूज ऑफ जीरो। बेटा डेसिमल सिस्टम का, नोटेशन सिस्टम का और जीरो सिस्टम का यूज बेटा किसने दिया, मतलब ये सभी क्या होते हैं, इन सभी का जो श्रेय जाता है वो इंडियंस को जाता है। द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ डेसिमल नंबर कैन बी ट्रैक्ड टू द इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। बेटा ये कहाँ से आया ट्रेस, इसका जो ट्रेस मिलता है, जो इसका मेन ट्रेस है वो इंडियन मैथमेटिक्स में मिलता है, ठीक है। डेसिमल नंबर का हो गया, पहली बार जो रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर की वो कहाँ मिली, भारत में मिली, भारत के मैथमेटिक्स में मिलती है। अदर नोटेबल कंट्रीब्यूशन हैव बीन इन टेक्नोमेंट्री। जो अगर और एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन अगर देखें मुख्य रूप से तो किसका था, त्रिकोणमिति का था, ट्रैग्नोमेट्री का था। इट इज़ जनरली एक्सपेक्टेड दैट साइन एक्सेप्टेड साइन एंड कोसाइन डेवलप हियर। बेटा साइन और कोसाइन मैथमेटिक्स में एक साइन और कोसाइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का आपने नाम सुना होगा। इन सभी का ट्रेस कहाँ मिला, इंडियन मैथमेटिक्स में मिला। इन द 2nd century BC अपास्थम्भ प्रोड्यूस ए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ altars at which the king could offer sacrifice। बेटा सबसे पहले ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री थी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी, वो बेटा कब आई, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने के लिए, अल्टार्स मतलब होता है बेटा वेदियाँ, वेदियाँ बनाने के लिए किसके द्वारा, किंग कुड ऑफर सेक्रीफाइस। बेटा जहाँ पे जो वेदियाँ बनी, वेदियों को बनाने के लिए राजाओं के द्वारा जो वेदियाँ बनाई जाती थी उसको बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, 2nd century BC में किसके द्वारा दिया गया था, अपास्थम्भ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अपास्थम्भ के द्वारा जो वेदियाँ बनाई जाती थी वहाँ पे जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी सबसे पहले वहाँ आई, ठीक है। सब ऊपर देख लीजिए, आर्यभट्ट फॉर्मुलेटेड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ट्रायंगल के एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका मेथड दिए थे। विच लीड टू द फर्दर ग्रोथ ऑफ टेक्नोमेंट्री, जो बेटा टेक्नोमेंट्री के ग्रोथ को क्या करती है, लीड करती है। लिटरेचर, द अर्लीस्ट वर्क इंडियन लिटरेचर हु ओरली ट्रांसमिटेड। बेटा उस समय पे जो इंडियन लिटरेचर थे वो ओरली मतलब मौखिक रूप से क्या करते थे, ट्रांसमिट किए जाते, मतलब एक हमने आपको बताया जाके किसी और को बताओ। दिस कंप्रीजेस फॉर द आवर फॉर 4 वेदाज, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेद ऑफ इंडिया, ठीक है, अथर्ववेदा, ठीक है। ये सभी जो वेद थे ये एक आदमी पढ़ता था, फिर दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता, ऐसे लोग जानते रहते थे। दे कंटेन्स ह्यूम्स, बेटा ये इनमें क्या था, जो चारों ये वेद इनमें क्या था बेटा, ह्यूम्स मैंने भजन हो गया, एंड प्रिसाइज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। और बेटा इसमें भजन था और प्रशंसा थी, किसकी, गॉड और गॉडेस की, मतलब देवी और देवताओं की इसमें क्या थी, प्रशंसा की गई थी, किसमें, वेदों में। द अदर लिटरली हेरिटेज दैट वी हैव उपनिषद्स। बेटा हमारे पास क्या थे, उपनिषद से, लिटरली मतलब एक प्रकार से देखा जाए साहित्य में, साहित्य हेरिटेज है, साहित्यिक विरासत है, वो क्या है, उपनिषद है। दीज कंटेन टू द इसेंस ऑफ द वेदांता फिलॉसफी, ठीक है। ये वेदांता फिलॉसफी, वेदांता जो वेद हैं, वेदांता जो फिलॉसफी है उसको क्या है, उसका ये क्या है बेटा, सार है, ठीक है। इट कंटेन इसेंस, बेटा ये
वेदांता फिलॉसफी के सार को कंटेन करता है। क्या कौन बेटा? उपनिषद। ठीक है। द पुराण्स लिटरली मीन्स ओल्ड। क्या थे बेटा? जो पुराण थे बहुत पुराने हैं। द पुराण्स कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड एंड गॉडेस। बेटा ये देवी देवताओं की स्टोरी है इसमें, सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। ठीक है। इसमें किन किन की कहानियाँ हैं? विष्णु की है, शिव की है, दुर्गा और पार्वती की है। दे आल्सो कंटेन डिटेल टू हाउ दे वर टू बी वर्शिप। बेटा ये डिटेल प्रदान करते हैं, जो ये उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये डिटेल प्रदान करते हैं कि कैसे इनकी पूजा पाठ किया जाए, जो देवता हैं इनकी पूजा कैसे की जाए। दे आल्सो गिव अस एन अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बेटा जो ये पुराण है ये लीड करते हैं, बताते हैं कि ये वर्ल्ड का बेटा कैसे क्रिएशन हुआ, एंड अबाउट किंग, और ये राजा महाराजा कैसे आए। द जातक टेल्स, जो जातक कथाएं हैं, ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट ऑफ द अदर लिटरली सोर्सेस। ठीक है बेटा। ये भी क्या है? ढेर सारे जैन धर्म के ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, और जातक कथाएं हो गई, ये भी क्या है? एक साहित्य का सोर्स है। ठीक है। द इपिक्स, जो महान कथा है, रामायण एंड महाभारत एंड इसेंशियल संस्कृत लिटरेचर। ये बेटा क्या? संस्कृत लिटरेचर का एक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है। अपीयर्ड इन दिस पीरियड द संगम लिटरेचर एंड द पॉली कैनोन। ठीक है। इसी समय में ये सभी चीज़ें आई थी, इसी समय में इन सब चीज़ों को हमको क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था। ठीक है। रामायण का, महाभारत का जो संस्कृत भाषा में उस समय लिखा गया था। ठीक है बेटा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे आपको देख लेते हैं क्या चीज़ है। बोथ ऑफ द पुराण, पिछले पेज में आपने पुराण और महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ा और वेदों के बारे में पढ़ा। इस पेज पर हमने क्या देखते हैं? बोथ ऑफ द पुराण्स एंड महाभारत आर सपोर्टेड टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय व्यास। ठीक है। जो पुराण और महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय व्यास। ठीक है। कंपाइल्ड बाय व्यास, कंपाइल्ड लिखा है, कंपाइल्ड बाय व्यासा। व्यासा मतलब व्यास, व्यास एक मुनि थे जिनके द्वारा पुराण और महाभारत बेटा किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? व्यास के द्वारा। वेद व्यास एक ऋषि थे ना, उन्हीं के द्वारा। एन अपेंडेज ना, अपेंडिएज ऑफ द महाभारत एंड द भगवद गीता विच इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन। महाभारत में बेटा जो भगवद गीता है वो कह रहा है विच इज द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन। जो बेटा लॉर्ड कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या है? वो कहा गया है ऑन द बैटलफील्ड, मतलब युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो क्या थी? भगवद गीता थी, जो महाभारत में हमको देखने को मिलता है। कालिदास कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट एंड प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड। जो बेटा पूरे विश्व में जो ग्रेटेस्ट नाटककार थे, जो नाटक को लिखते थे, वो कौन थे? कालिदास थे। लिव्ड इन गुप्ता एज, जो बेटा गुप्ता एज में थे। ही रोट, कालिदास ने क्या क्या पुस्तकें लिखी हैं? कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं बेटा? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है ना, ऋतु कुमार संभवा। ठीक है। ऋतु संभार, है ना, मेघदूत, कुमार संभव। ऋतु संभार लिखा है, मेघदूत लिखा है, कुमार संभव लिखा है, रघुवंशम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है ना। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है। वन ऑफ द फेमस तमिल एपिक, एक फेमस तमिल महागाथा है फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। इट इज क्या नाम था उसका बेटा? शिला पदक्किरम, है ना, शिला पदाकिरम उसका नाम है। ये बेटा क्या है? तमिल एपिक है, तमिल महागाथा है, कंपोज्ड बाई इलेंगो के द्वारा बेटा लिखी गई थी अराउंड 1800 ईयर्स एगो, बेटा 1800 साल पहले, है ना। ओरल फ्लोकेयर कल्चर वाज द प्रिवलेंट ड्यूरिंग दिस एंशिएंट टाइम। तो बेटा जो
मुख के द्वारा किसी चीज़ को बता देना ना, ओरल फ्लोकवेयर कल्चर है ना, फ्लोकवेयर कल्चर, ठीक है। फ्लोकलोअर कल्चर का मतलब बेटा क्या हो, ओरली मतलब मौखिक रूप से बताना, मतलब मौखिक रूप से प्रचार प्रसार करना इन सब चीज़ों का एंशिएंट पीरियड में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। दिस कल्चर वाज ऑफ द ले पीपुल हु आल्सो टोल्ड स्टोरी। जब बेटा लोग सोने जाते थे इस कल्चर में, क्या जब लोग सोने जाते थे वो लोग क्या सुनते थे, स्टोरी अपने बड़े बुजुर्गों से। अभी आपने भी सुना होगा जब आप सोते जाते होंगे दादी से बाबा जी से स्टोरी सुनते थे ना, उसी चीज़ को ये बता रहा है। कंपोज पोएम एंड सॉन्ग, बेटा कम जैसे पोएम को सॉन्ग को ना, पोएम मतलब कविताएं सुनते थे, सॉन्ग्स मतलब संगीत सुनते थे, डांस एंड परफॉर्म प्लेस है ना, प्लेज मतलब नाटक परफॉर्म करते थे, डांस करते थे ना, इन सब चीज़ों के बारे में। सम ऑफ द दीज वेयर प्रिसर्व्ड द कलेक्शंस ऑफ स्टोरी सच एज द जातक एंड पंचतंत्रा, लिखा है ना पंचतंत्रा, ठीक है। सम ऑफ दीज वेयर, उसमें से जो कलेक्शन हुआ करते थे स्टोरी के, कौन कौन से, जातक हो गए, जातक कथाएं जो थी भगवान बुद्ध की, और पंचतंत्र है ना। द पंचतंत्र वाज कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी इन 300 BC। 300 BCE में पंचतंत्र जो थी कहानी वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मोरल स्टोरी। जो बेटा हमारी नैतिक स्टोरी है, ये कलेक्शन है नैतिक स्टोरियों का, मॉरल स्टोरी जो है उसका क्या है बेटा, कलेक्शन है क्या, पंचतंत्र। वेयर द क्रिएटर्स ऑफ एनिमल्स एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा। जो कैरेक्टर हैं एनिमल के ऊपर देखो, यहाँ फिगर बना है हाथी का, और ये ऊपर देखो ना जो इसमें कैरेक्टर हैं एनिमल के, उसको बेटा एक ह्यूमन बीइंग की तरह है उसको ट्रीट किया गया है ना। जैसे पंचतंत्र में, जैसे आप लोगों ने टीवी पर देखते होंगे, एक आता नहीं ना मोटू पतलू वाला, उसमें शेर वगैरह भी बोलते हैं ना, तो उसको मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है ना पंचतंत्र में, ठीक है बेटा। ऊपर देखो लिखा गया है, दिखाया गया है ना, वो लोग आपस में बात करते हैं। जैसे आपको बघीरा बघीरा याद होगा, आप लोग जब देखते हो बघीरा हो गया, और डोलोमोन आप लोग देखते होंगे ना, तो उनसे उसी टाइप की कहानियाँ उसमें हुआ करती थी, ठीक है। हर्षचरित इज द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन बाई बाणभट्ट, एन अदर द मास्टरपीस ऑफ दिस टाइम, ठीक है। तो जो हर्षचरित था, पिछले चैप्टर में जब आप बाणभट्ट को पढ़े थे, हर्षवर्धन को पढ़े थे, तो एक बायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, किसकी थी, हर्षवर्धन की थी, और उसको किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। चलिए आर्किटेक्चर देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग इन द एंशिएंट इंडिया कंस्टिट्यूट टेम्पल्स एंड स्तूप्स, ठीक है बेटा। तो हम लोग पुराने समय में देखते हैं ढेर सारे आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग, जैसे टेम्पल हो गए, स्तूप हो गए, वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट वी गेट आर द रिमेन्स ऑफ द टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा, ढेर सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमको मिलते थे, रिमेन मिलते थे, कुछ बची हुई चीज़ें मिलती थी टाउन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना। तो वो सब सारी चीज़ें क्या थी, आर्किटेक्चर उस समय का ऐसा हुआ करता था। पीछे आप सब ने सब पढ़ रखा है, तो ये चैप्टर है, ये एक प्रकार का कंक्लूजन है, ठीक है। दीज वर मेड ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स, बेटा वो पकी हुई ईंटों से बने थे ना। आपको पिछले क्लास में आपको ढेर सारी आपके क्लास में ये सब बातें आपको बताए हैं ना, तो उसी चीज़ है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम क्या देखते थे कि पकी हुई ईंटों का लोग इस्तेमाल करते थे ना। थ्रो ए कंसिडरेबल लाइट ऑन द मटेरियल कल्चर ऑन द पीपुल, जो बेटा एक ये प्रकाश देता है कि उस समय जो कल्चर था मटेरियल कल्चर था, मेटालिक कल्चर, लोग मेटल का मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, स्तूप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्तूप्स, वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट इम्पोजिंग का मतलब होता है बेटा भव्य, बहुत बड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया और द स्तूप, बेटा जो स्तूप है इनका स्ट्रक्चर क्या था, भव्य था। मतलब पुराने भारत में हम देखें, एंशिएंट इंडिया में देखें, प्राचीन भारत में देखें तो एक बहुत भव्य स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसको बेटा स्तूप बोला जाता है। दीज स्पीक्स ऑफ द स्किल ऑफ द क्राफ्टमैन, जो बेटा उस समय के बिल्डर थे, क्राफ्टमैन जो थे, वो उनके स्किल को बताता है। भाई कितने अच्छे से वो लोग बनाए थे। नीचे स्तूप बना है आपके पेपर में, देखिए बुक में बना, देखो कितना वो लोग, मतलब उनकी स्किल कितनी अच्छी थी ना। देखो गुम्बद वगैरह कैसे बने हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। दीज आर राउंडेड आर मोन्ड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। मोन्ड लाइक मतलब टीला, राउंडेड का मतलब गोल ना। देख रहे हैं आप लोग, ये गोल टाइप का जो बना है ये स्ट्रक्चर, ये कितना उनके पास टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। तो उनकी स्किल को ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। विच कंसीडर द रिलिक्स, बेटा जो अवशेष हैं, किसके अवशेष वहाँ पे जो कंटेंट, वो किस के जो बेटा किसके अवशेष को कंटेन किए हैं, बोन के हो गए, टीथ के हो गए, हेयर के हो गए, एसेस के हो गए ना, इन सब के अवशेष वहाँ देखने को हमको मिलते हैं। आप द बुद्धा इज रिवार्डेड मोनैक्स, ठीक है। मोनैक्स जो साधु संत हैं उनके बेटा ये अवशेष, मतलब बोन के, टीथ के वहाँ देखने को मिलते हैं। दीज रिलिक्स were kept in the central chamber in a beautifully covered casket, ठीक है बेटा। इनके जो अवशेष हैं वो सेंट्रल चैम्बर में ब्यूटीफुली कवर्ड कास्केट में क्या है, रखे गए हैं। दिस कास्केट इज ब्यूड अंडर द अर्थ, ब्यूड का मतलब दफन कर दिया गया, अंडर द अर्थ मतलब ज़मीन के अंदर, एंड ए डम जो गुंबद है, स्पेड अम्ब्रेला टाइप का, जो ऊपर का गुंबद आपको देखना छाते जैसा है ना, शेप्ड अम्ब्रेला शेप्ड का, मतलब छाते के आकार का जो उसका शेप है, वर राइज्ड ऑन टॉप, देख रहे हैं ना ये चीज़, ये पूरा ऊपर एक छाते जैसा बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे बना हुआ था, ठीक है। जहाँ पे उनकी अवशेष को रखा गया था, साधुओं के, संतों के अवशेष को जहाँ रखा गया, उनके बोन, टीथ है ना, उनके राख को रखा गया, तो उसके ऊपर ये गुंबद बन गया था, ठीक है। और वो कास्केट में, बर्तन में रखकर, कास्केट के बर्तन में रखकर, और वो ज़मीन के अंदर दबा दिया गया था जहाँ पे स्तूप बनता था, ठीक है। आप समझ में आया आप सबको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। ए पाथ इज नोन एज प्रदक्षिणा पाथ, ये जो बगल में देख रहे हो ना गोल गोल सा, ये प्रदक्षिणा पाथ है। एक रास्ता बना हुआ था प्रदक्षिणा करने के लिए, मतलब चारों तरफ घूमने के लिए। वाज लेड अराउंड द डिवोटिस टू वॉक अराउंड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज मार्क टू द डिवोल्यूशन, जो बेटा भक्ति को ना, इज लेड अराउंड टू द डिवोटीज, जो बेटा भक्ति को क्या करता है, लीड करता है, बताता है कि लोग उस समय लोग भक्ति करते थे। टू वॉक अराउंड, जो भक्तों के वॉक करने के लिए, अराउंड मतलब चारों तरफ घूमने के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज मार्क डिवोल्यूशन, ठीक है। डिवोशन का मतलब भक्ति को दिखाते थे कि हम आपको मान रहे हैं ना। उसको चारों तरफ आपने मंदिर में देखते होंगे, चारों तरफ लोग घूम घूम के पूजा करते हैं ना, उसी टाइप का। दीज स्तूप आर मेनली बिल्ड बिटवीन द मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड, जो बेटा ये स्तूप है ये मौर्य और गुप्ता पीरियड के बीच में बना था, ठीक है। द स्तूप ऑफ सांची इज एमंग द मोस्ट फेमस एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वाज एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बेटा ये विश्व विरासत में ये डिक्लेयर्ड है, विश्व विरासत में ये मिला लिया गया है। आप लोग सांची का स्तूप का नाम सुन लीजिए, वो सांची का स्तूप ही बना है, ठीक है। इसको बेटा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। इट हैज़ 4 इलेबरेट गेटवेज कॉल्ड तोरण एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स, बेटा जो इसके 4 गेट हैं, 4 ना, एलोबरेट जो एलोबरेट करता है, 4 द्वार को एलोबरेट करता है, मतलब 4 द्वार को रखे हुए है, इसको बेटा तोरण कहा जाता है ना, तोरण। फॉर डिफरेंट पॉइंट, मतलब 4 डिफरेंट पॉइंट पे ये सभी गेट क्या हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। अदर फेमस वंस इंक्लूड द स्तूपा एट अमरावती एंड द
धाम के सारनाथ। ठीक है, तो ऐसे अमरावती में भी बना है स्तूप, और धाम के सारनाथ में भी जैसे सांची का स्तूप बना है ऐसे वहाँ भी स्तूप हमको देखने को मिलता है। रॉक कट स्ट्रक्चर, बेटा पत्थर के अंदर कट करके मूर्तियों को बनाना। ठीक है, जैसे पत्थर उसके अंदर कट कर दो, कट करके बनाओ मूर्तियों को। ठीक, पत्थर का बहुत बड़ी शिला हो, बहुत बड़ा हो पत्थर, उसमें कट कट करके मूर्तियों को बनाना। तो वो बेटा कहाँ देखते हैं, अनदर कैटेगरी ऑफ द बिल्डिंग इन एंशिएंट इंडिया वाज द रॉक कट स्ट्रक्चर। रॉक कट स्ट्रक्चर, रॉक के अंदर कट करके हमें ढेर सारी एंशिएंट इंडिया में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। रॉक में कट कर दो मतलब पत्थर को कट करके बना दो। ठीक है, अंडर दिस कैटेगरी द स्तूप्स एंड टेम्पल्स वर कवर्ड आउट ऑफ रॉक्स। बेटा इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं ढेर सारे स्तूप और टेम्पल भी क्या हुए हैं बेटा, बने हुए हैं। ठीक है, दीज वेयर ऑफन कॉल्ड ए केव आर्किटेक्चर। बेटा हमें प्रायः इनको मतलब गुफा वाला आर्किटेक्चर कहा जाता है ना। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस आर द चैत्याज हॉल। चैत्याज हॉल एट केरला, जो चैत्या हॉल है वो केरला में है। एंड द केव टेम्पल एलोरा, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके अंदर जो मंदिर बने हैं, ये देखो एग्जाम्पल हो गया। द रथा, महाबलीपुरम का जो रथ है, इज बाई द फार ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल कवर्ड आउट द सिंगल रॉक। बेटा ये सिंगल रॉक पे बनाए गए कट कट करके उनको। ठीक है, द धर्मराज रथ ऑफ द लार्जेस्ट एमंग दम, इनमें से बेटा जो सबसे बड़ा रथ है, जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ देखिएगा कि रथ के जैसा वहाँ मंदिर बना है। और इनमें से सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज का रथ है। धर्मराज रथ इज द लार्जेस्ट एमंग देम, इनमें से सबसे बड़ा रथ है। ठीक है बेटा, टेम्पल को देख लेते हैं। टेम्पल्स बिल्डिंग वाज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा मंदिर बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस पीरियड की, इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। बेटा उत्तरी और दक्षिणी भारत में सम ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल वाज रिकॉर्डेड वर इरेक्टेड बाय द किंग एंड द रिच मर्चेंट अराउंड दिस टाइम। बेटा जो मंदिर थे किसके द्वारा बनाए जाते थे, राजा के द्वारा या फिर जो अमीर साहूकार थे उनके द्वारा। द हिंदू टेम्पल वर मेनली बिल्ड टू वर्शिप द मेन डियाइट्स। ठीक है, जो हिंदू टेम्पल हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए बनाए जाते थे, पूजा पाठ करने के लिए बनाए जाते थे। ऑफ द पीरियड सच एज द दुर्गा, शिवा, विष्णु, किसकी पूजा की जाती थी बेटा, दुर्गा की, शिव की और विष्णु की। द टेम्पल फॉलोड द टिपिकल पैटर्न, ना टाइपिकल पैटर्न। ठीक है, बहुत जो उनका पैटर्न था टेम्पल्स का बहुत टिपिकल था, बहुत बेटा कठिन टाइप का जो था पैटर्न ना, बहुत अच्छे मंदिर बने थे, तो इसलिए तो बोल रहे ना वो कठिन टाइप का पैटर्न हुआ करता था। द डेटी वाज प्लेस्ड, डेटी का मतलब देवता, वाज प्लेस्ड इन द सेंट्रल रूम। बेटा सेंट्रल रूम में क्या करते, देवता को रख देते थे। कॉल्ड द गर्भगृह, जिसको बेटा गर्भगृह कहा जाता था। द टॉप ऑफ द गर्भगृह इज बिल्ड ए पिरामिडल टावर ना, पिरामिडल टावर, ऊपर मंदिर जो इसमें बनता है जहाँ भगवान की मूर्ति रखी हो तो उसके ऊपर देखो पिरामिडल टावर बहुत बड़ा सा बना देते हैं ऊपर तक ले जाके, जिसमें घंटी जो है लटकाते हैं लोग। ठीक है, कॉल्ड द सिकहरा आर विमान, जिसको बेटा सिकहर आर विमान कहा जाता था। ठीक है, टू मार्क इट आउट एज द स्पेयर्ड प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, टू मार्क इट आउट एज ए स्केर्ड प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। बेटा उससे क्या होता था कि स्केर्ड प्लेस, वहाँ से बेटा भूमि का क्या होता था, फैलाव होता था, मतलब वहाँ जो वो बनता था ऊपर उसके चारों तरफ बेटा मार्क्ड आउट, मार्क लोग कर देते थे। स्केर्ड प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, उसको कट करके अलग करते थे, भाई यहाँ भगवान रहेंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ जो आएगा पूजा पाठ करने के लिए ही आएगा। ठीक है, इन सम टेम्पल्स ऑफ कोर्टयार्ड इज बिल्ड बाय द डिवोट्स ऑफ सिट एंड वर्शिप। बेटा जो आंगन बने थे, कुछ टेम्पल में आंगन बने चारों तरफ से खुला हुआ, बीच में आंगन टाइप का, वो किसके लिए बनाया गया था, भक्तों को बैठने के लिए बनाया गया था और वहाँ पूजा करने के लिए बनाया गया था। इट वाज कॉल्ड द महादापा, जिसको बेटा मान दाप कहा जाता था, जो आंगन हुआ करता जहाँ लोग बैठकर पूजा करते थे। द विष्णु टेम्पल ऑफ देवगढ़ इज द वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्ड बाय द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल कौन सा था, भगवान विष्णु का था, वो कहाँ है, देवगढ़ में है।
देवगढ़ का मंदिर है भगवान विष्णु का, वो क्या है, पहला स्ट्रक्चरल टेम्पल है। इन साउथ टेम्पल्स वर वेरी रिच institutions and had many people employed for cooking, washing, maintaining record and donations etc. बेटा क्या थे जो साउथ इंडिया में रोज थे, वेरी रिच इंस्टीट्यूशन, ढेर सारे जो वेरी रिच इंस्टीट्यूशंस हैड मेनी पीपुल, वहाँ जो मंदिर में लोग ढेर सारे बेटा लगाए हुए थे, एम्प्लॉय थे, काम करते थे, कर्मचारी थे, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, वॉशिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड है ना, डोनेशन वगैरह जो लोग मिलता था उसकी देखभाल करने के लिए। द टेम्पल्स एट एहोल, वातापी एंड पत्ताडिकल का टेम्पल हो गया, वातापी का टेम्पल हो गया, एहोल का जो टेम्पल है, अगले वाले पेज पे देखें बेटा, जो टेम्पल है वो क्या है, एहोल का टेम्पल आर मार्वलस एग्जाम्पल, जो अद्भुत एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल, मतलब मंदिर का बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है। बिल्ड इन द चालुक्यन पीरियड, जो बेटा चालुक्य पीरियड के दौरान बना था, ठीक है। द रथ टेम्पल एंड द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड कालिसा हाथ टेम्पल एट कांची वर बिल्ड बाय द पल्लव। बेटा पल्लव के द्वारा कहाँ कहाँ का टेम्पल बनवाया गया, जो रथ टेम्पल है, सौर टेम्पल हो गया, महाबलीपुरम का जो मंदिर है ना, और ये कालिसा नाथ का मंदिर हो गया, कांचीपुरम का जो मंदिर है, जो कांचीपुरम का हो गया बेटा, ये पल्लव के द्वारा बनवाया गया था, पल्लव किंग के द्वारा बनवाया गया था, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा पल्लव चालुक्य उनके बारे में। द किंग एंड क्वींस वर lavishly paid off their constructions and also go to the inscription inscribed on the relying pillars and walls which throw considerable light on the state of economy। ठीक है बेटा, जो राजा लोग थे, वो राजा और रानियाँ थी, वो आराम से क्या करते थे, पेड़ मतलब दान दे देते थे, ऑफ दियर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो लोग ज़मीनों का दान दे देते थे और वहाँ क्या कंस्ट्रक्ट करवाते थे, मंदिर जो है कंस्ट्रक्ट करवाते थे, इंस्क्रिप्शन शिलालेख, और बेटा उस शिलालेख पे, पिलर पे, वाल पे वो लोग क्या लिखवाते थे, अपने स्टेट की इकोनॉमी, मतलब ये लाइट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है बेटा। शिलालेख लिखवाते थे, भगवान के बारे में लिखवाते रहेंगे, अपने बारे में लिखवाते रहेंगे, जो बेटा एक लाइट है, एक बेटा प्रकाश डालती है उनके स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उनकी वो अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उस पर एक प्रकाश डालता है। द किंग्स लाइनेज ऑफ द किंग एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेटा उनका इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, उस पर अपनी वंशावली, मतलब हमारे पहले ये राजा हुए, उनके पहले ये राजा हुए, उनके पहले ये राजा हुए, अपनी वंशावली वो लोग क्या करते थे, लिखवाते थे। एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और बेटा गांव का जो प्रशासन था उस पर क्या करते थे, वो लोग लिखवाते थे। द पल्लव, चालुक्य एंड द चोल्स वर द ग्रेट रूलर हु पेट्रोनाइज टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, जो बेटा चोल थे, चालुक्य थे, पल्लव थे, वो लोग मंदिर बनाने की कला को संरक्षित करके रखा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, आप लोग 1 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर था, ये चीज़ यहाँ पे समाप्त हुई। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया है, दूसरा चैप्टर हम वहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका सल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।